Welcome to my channel Dr. Goyal's Homeopathy. Today I'll talk about lymph node tuberculosis, जिसको हम ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनोपैथी भी बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। जब कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस केस में जिस रीजन में वो इन्फेक्शन कॉज करता है वहाँ के लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं। मतलब किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए लिम्फ नोड्स में एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें एक स्वेलिंग हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं लिम्फ एडेनोपैथी। तो ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूबरकुलर मीन्स टीबी। तो जो टीबी कॉजिंग एजेंट होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब वो इन्फेक्शन कॉज करता है जिस एरिया में करता है तो वहाँ के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है और उसी को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी या फिर लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस। ये एक तरीके की एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स लंग्स के अलावा कहीं और टीबी होना। वैसे तो हमारी बॉडी में टीबी कहीं भी हो सकता है, तो जो लंग्स के अलावा कहीं और होता है उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। और कॉमनली जो इस टाइप का जो टीबी देखा जाता है वो कॉमनली सर्वाइकल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है। सर्वाइकल मीन्स जो नेक के एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ वो जनरली ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर केसेस इसी चीज़ के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स जो नॉर्मली टीबी पेशेंट्स में होते हैं वही इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि भूख न लगना, पुअर एपेटाइट, वेट लॉस और लो ग्रेड फीवर रहना, साथ में वीकनेस। इसके अलावा जो खांसी का सिम्टम होता है वो इसमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। अगर यही लंग्स इन्वॉल्व होते, लंग्स का टीबी जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, उसमें खांसी का सिम्टम प्रोमिनेंट होता है या फिर मतलब प्राइमरी सिम्टम होता है, बट इसमें वो नहीं देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ATT बोलते हैं, इसका मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स होता है, जो कि पेशेंट को करना ही पड़ता है, लीगली फॉलो करना पड़ता है। हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बट अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब आप सोचेंगे कि जब हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हमको लेना है तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों लें? उसका भी रीज़न है। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती हैं ये बहुत हैवी डोजेस होती हैं। मतलब इनका साइड इफ़ेक्ट्स इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट झेल नहीं पाता है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्राइटिस, मतलब गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक अपसेट। साथ में लिवर कंप्लेंट्स, लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तीसरा, ड्राउजीनेस रहना, हर वक्त एक बॉडी में लिथार्जिकनेस रहती है कि मतलब उसको एक अजीब सी वीकनेस बनी रहती है। बाकी चक्कर आना, डिप्रेशन, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह के केसेस आते हैं। पहले जो कि ऑलरेडी ATT चल रहा है, जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, वो लोग आते हैं। तो उस केस में वो होम्योपैथिक क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रहा है, पहले ही वो टीबी के सिम्टम्स से परेशान है, प्लस उसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं, तो वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढता है, जिसकी वजह से वो होम्योपैथी मेडिसिन लेता है। और होम्योपैथी मेडिसिन इस केस में क्या करती है कि टीबी के सिम्टम्स पे तो वर्क करती ही है, उसमें रिलीफ देने के साथ साथ जो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हो रहे होते हैं, उनमें भी रिलीफ देती है, जिसकी वजह से वो इस पूरे ATT कोर्स को ईजिली कंप्लीट कर पाता है। नहीं तो क्या होता है, वो बीच में ही क्विट करने की सोचता है। उसको लगता है यार ये ट्रीटमेंट ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। लेकिन होम्योपैथी उसको ईजी बना देती है। अब सेकेंडली दूसरे तरह के केसेस कौन से आते हैं? जो ATT पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उनको होम्योपैथी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन केसेस में क्या होता है कि पहला तो वही साइड इफ़ेक्ट
अगर परसिस्टेंट रह जाते हैं उनको, तो उस केस में होम्योपैथी चाहिए ही चाहिए उनको, जैसे कि होम्योपैथी उनके साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करती है। दूसरा, जब ये पेशेंट्स कभी भी उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, किसी भी वजह से जब उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है, मतलब उसने ट्रीटमेंट पूरा ले चुका है, पहले एटीटी ट्रीटमेंट पूरा ले लिया है और उससे वो ठीक हो गया है, लेकिन दोबारा कभी ऐसा कंडीशन आई कि उसको इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक हो गई, उस केस में जो बैक्टीरिया पहले से इनएक्टिव फेज में पड़ा हुआ है उसकी बॉडी में, वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो दोबारा से इन्फेक्शन कॉज कर देता है और पेशेंट को वो सारी कंडीशन से दोबारा से गो थ्रू होना पड़ता है। तो उसके लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो होम्योपैथी उसको उस केस में इसलिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि उसकी जो होम्योपैथी का मेन काम ही होता है कि इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना, बूस्टअप करना। तो जब पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है तो उससे उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी घटते हैं और इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से उसके आगे के चांसेस, इन्फेक्शन के रिलैप्स होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीबी पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप you like my video and thanks for watching my video. Thank you.